पे खत्म हो चुकी है। कट ऑफ इस सेशन की कुछ भी नहीं है, आप एंड तक पहुंच गए हैं, 4 घंटे आपने आज प्रैक्टिस करी है, दिस इज द कट ऑफ। ठीक है, 2 डिस्कशन बस मैं आपके साथ करना चाहूंगा। सबसे पहले वोकैब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, सेम गोज फॉर करंट अफेयर्स। जो भी फैक्चुअल बातें हैं उसे कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बस वो बताता हूँ, उसके बाद सीरियल का एक बार पूरा पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको वो आपके डाउट्स देख के फ्री कर दूंगा। कोई भी चीज जो फैक्ट से जुड़ी है उसे कैसे याद करा जाता है, जो मैंने अपने जीवन में तरीका अपनाया है वो आपको बताता हूँ। हम लोग गलती क्या करते हैं, चीजों को रट्टे मारते हैं। सबसे पहले बस आपको उसे एक बार रीड करना होता है। ठीक है, मैं फैंसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि स्कैन करें, ये करें, वो करें, कुछ नहीं, देसी भाषा में समझाता हूँ आपको। बस उसे एक बार रीड करना होता है, प्लेन रीडिंग, प्लेन, विदाउट पुटिंग एन एफर्ट टू लर्न दैट थिंग। समझ गए? सिंपली रीड दैट, एक फ्लो में दूसरी तरफ रीड करें। उसके बाद इसे सेकंड रीडिंग दे, कोशिश करके सेम डे में। ये कुछ फिक्स नहीं है, आप चाहें तो 10 मिनट बाद भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, बट एक इन जनरल माइंड मैप आपको बता रहा हूँ। थर्ड रीडिंग आपको देनी होती है सेम वीक में, और फोर्थ रीडिंग आप वेन एवर यू वांट। अगर आप इतना कर लेते हैं, वो डेटा आपके दिमाग से कहीं नहीं जा रहा, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने जीवन में अपनाया है। पहली रीडिंग लोग गलत तरीके करते हैं, पहली रीडिंग को बहुत एफर्ट लगा देते हैं, वो गलती है। बस इतना ही है बेटा, इतना ही है। मुझे एक बात बताओ, आपको इसका मतलब पता है काउच पोटैटो कैसे पता है? क्योंकि आपने इसे एक बार से ज्यादा देखा है, मानते हो ना? पहली बार में हो सकता है आपको याद ना हो, इसका मतलब होता है सुस्त सा इंसान जो बैठा रहता है बस सारा दिन, है ना? आपने इसे कई बार देख लिया, तो बस यही कई बार देखना है आपको सभी डेटा को, यही वोकैब में काम करता है, यही आपका बाकी सब जगह काम करता है। पहली रीडिंग में कृतेश कुछ नहीं उठाना। एक फैक्ट बताता हूँ आपको बेहतरीन, इन चारों रीडिंग में आप सबसे ज्यादा एफर्ट इन तीनों में लगाएंगे, मानते हैं ना? क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ रीडिंग है, यू विल फोकस ऑन द डेटा, बट सबसे ज्यादा गेन इसमें होगा। एक बार करके देखना, एक एफर्ट वाली रीडिंग देना, एक देना प्लेन, प्लेन में डेटा याद हो जाएगा। फैक्ट बता रहा हूँ, जीवन में अपनाई हुई चीज बता रहा हूँ। जब आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो उस केस में आपको डेटा याद हो जाता है। सच बता रहा हूँ, यही सत्य है। जब आप स्ट्रेस नहीं लेते, मैं मैपिंग में सबसे पहली बार क्या कहता हूँ, नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ देखना है स्क्रीन पर, वो डेटा आज तक याद है आपको। सोच के देखो, वरना अपने दोस्तों से पूछो कितनों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता है, उन्हें नहीं पता होगा। उन्हें पता ही नहीं होता किसकी बाउंड्री क्या कैसे, बस उन्हें रट्टे मार लेते हैं, सेवन सिस्टर्स बोलते रहते हैं लोग, उसके लिए ट्रिक्स देखते हैं यूट्यूब पे। लोग इंडिया के मैप को पढ़ने पढ़ाने की ट्रिक्स बनाते हैं, सोचो कितनी अजीब बात है। ये इंस्पेक्टर बनेंगे आगे जाके, जो भारत के नक्शे को भी याद करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। दिस इज नॉट गुड, मेरे हिसाब से गलत है। जो चीज आसान है उसे आसान तरीके याद करके खत्म करिए, जो ट्रिक्स हैं फर्जीबाजी ये सब मत करिए, सिंपल तरीके याद करिए, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया वोकैब वगैरह जो भी फैक्चुअल चीज है उससे एसोसिएटेड बात। अगली जो बात है वो आपसे करनी है सीजीएल के बारे में। सीजीएल के बारे में 90% बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, मैं फिर भी सीजीएल का प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बता रहा हूँ। जो आपको पता है उसे इग्नोर करें, जो आपको नहीं पता उसे पकड़ ले, बिना स्ट्रेस लिए चीजों को सुनते चलें। सीजीएल का पेपर कैसे निकलता है, चाहे वो एमईए की पोस्ट हो, चाहे वो टैक्स असिस्टेंट की हो, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हो, जीएसटी इंस्पेक्टर की हो, सीएसएस की हो, ये सब क्या है एक बार समझा दूंगा। ठीक है, फोकस करें, जो जाना चाहे जा सकता है। फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ ये समझाऊंगा, क्वेश्चन टाइप देखूंगा और भेज दूंगा। देखिए सीजीएल, मान लेते हैं मुझे बनना है इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, कैसे बनते हैं सब कुछ इसके अंदर कवर कर दूंगा। सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन आती है, और उस नोटिफिकेशन के अंदर आपके पास डेटा होता है कि क्या क्या कट ऑफ एजेस हैं, कि 28 साल तक कौन सा, 27 तक कौन सा भर सकते हैं, 30 तक, 32 तक, ये सब उसमें लिखा होता है। पेपर का पूरा पूरा पैटर्न लिखा होता है, सिलेबस वगैरह सब कुछ होता है। मेक श्योर आप इसे अच्छे से पढ़ें। आप फॉर्म को उसके लिए अप्लाई करते हैं, और एप्लीकेशन के समय आपसे वहां पे पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना चाहते हो। उसमें जेएसओ होता है जिसके लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। इस बार कुछ शायद साइंटिफिक असिस्टेंट करके 1-2 पोस्ट आई है, तो उन्हें अभी के लिए मैं नहीं बता रहा, बस मैं मेन मेन चीजें आपको समझाते चलूँ। ठीक है, अगर आप जेएसओ पे टिक करते हैं तो इसमें दो में से, इन दोनों में से कोई सा एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए। जेएसओ इज जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, या तो आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए विद स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट, या फिर आपके 12th के अंदर मैथ्स में ग्रेटर देन 60% होने चाहिए। ये दो कंडीशंस होती है, ये एक बार चेक कर लेना। अगर इस बार कुछ और आई हो, बट जो मुझे याद है वो यही डेटा है। ठीक है, मैथ्स में आपके 60% से ऊपर, मान लेते हैं मैंने जो है पढ़ाई करी है अपनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, बट मेरे मैथ्स में मान लेते हैं 95 मार्क्स है, तो कैन आई अप्लाई फॉर जेएसओ? बेटा सब बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलो, साथ साथ चलो, भागो मत आगे। ठीक, यस आई कैन अप्लाई फॉर जेएसओ। ठीक है, जब फॉर्म भरता हूँ तो बस वहाँ पे कॉलम होता है कि क्या आप जेएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने उस पर टिक करा तो मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। बात आप समझ गए? बाकी पोस्ट के लिए ऑटो अप्लाई हो जाता है, जब मैं फॉर्म भर रहा हूँ ऑटोमेटिकली मैं सीएसएस एएसओ दुनिया भर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने फॉर्म भर दिया, वो सबमिट कर दिया, वो चला गया प्रदेश। अब उसके बाद क्या होता है, आपका आता है स्टेटस। टीयर 1 की बात हो रही है। इस पेपर में कैसे चलता है, आपके 3-4 लेवल चलते हैं। सबसे पहले टीयर 1 की बात करते हैं। टीयर 1 का पहले स्टेटस आता है, जिसमें पता लगता है कि आपका एग्जाम इस स्टेट को है, इस सिटी में है और इस शिफ्ट में है, जिससे कि आप अपनी ट्रेन, बस, फ्लाइट की बुकिंग कर पाए। ठीक है, उसके बाद उसी का एडमिट कार्ड आ जाता है, आप उस पेपर को दे आते हैं। जनरली ये 15 डेज पहले आता है, और ये 4 डेज पहले आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 15 डेज से 10 डेज तक, जैसा गौरव भी लिखने जाता है, अलग अलग रीजन का अलग अलग आता है। ठीक है, आप पेपर देके आते हैं। टीयर 1 में आपके 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपसे रीजनिंग,
इंग्लिश, जीके और मैथ्स, ये 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। सीक्वेंस इसका रीजनिंग इंग्लिश ये नहीं चलता, सबसे एंड में इंग्लिश होती है, सबसे पहले रीजनिंग होती है, फिर उसके बाद जीके होती है, फिर शायद मैथ्स होती है, ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है। इसके 25 सवाल, 25 सवाल, 25 सवाल और 25 सवाल आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के, 200 मार्क्स का आपका कहानी इसमें चलती है, ठीक है। ये इसके लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। मैं विजुअली चैलेंज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो पेपर देता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस चलता है। 200 नंबर में से कट ऑफ बनती है। नेगेटिव आपकी 1/4 चलती है, दैट इज सही करने में आपको प्लस का 2 मिलता है, गलत करने पे आपके माइनस का आधा हो जाता है। यानी अगर आप 4 सवालों में तुक्के मारते हैं और उसमें 1 सही 3 गलत होते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 3 मान लेते हैं 5 में तुक्के मारते हैं और 4 गलत हो जाते हैं, तो भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये 4 जो आपके हैं, ये आपके माइनस के 2 कराएंगे और ये 5वां प्लस का 2 कर देगा। समझ गए? माइनस 0.5 है, दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल। ये जो हाफ लिखा गया, दैट इज 1/4 ऑफ 2। समझ गए आप? यानी अगर मैं 4 सवाल गलत करके आऊँ तो मेरे आंसर की के हिसाब से 2 नंबर में काट लूँगा। अब जब टियर 1 का रिजल्ट आता है, तो उसमें 3 अलग-अलग पीडीएफ्स आती हैं, 3 अलग-अलग लिस्ट आती है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत कॉमन है, लेकिन बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इस वजह से बता रहा हूँ। अगर आपको ये सब पता है तो आप जा सकते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? जो लिस्ट 1 होती है, ये डबल एओ के लिए होती है और लिस्ट 2 जो होती है, जेएसओ के लिए होती है और लिस्ट 3 जो है वो अदर्स के लिए होती है। पूरी बात ध्यान से सुनना। ये जो डबल एओ है, इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, जेएसओ की कट ऑफ उससे कम जाती है और अदर्स जो है उसमें उसकी कट ऑफ इन दोनों से भी कम जाती है। उसका रीज़न ये है कि अदर्स के अंदर हज़ारों सीटें होती हैं, डबल एओ, जेएसओ के अंदर गिनी-चुनी सीटें होती हैं, ठीक है? अब मान लेते हैं जी मेरे नंबर आ डबल की कट ऑफ गई 167, जेएसओ की गई 155, अदर्स की गई 132, ठीक है। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, दुनिया भर के पोस्ट हैं, टैक्स असिस्टेंट वगैरह सब कुछ है, वो सब कुछ लिस्ट 3 से क्वालीफाई होता है, ठीक है। अब सबसे ऊपर डबल की कट ऑफ है, मेरे नंबर आए 170, तो मैं बाय डिफॉल्ट डब्ल्यू की लिस्ट में होऊंगा ही होऊंगा 100%, बिकॉज मेरे नंबर से ज्यादा है। समझ गए? जेएसओ में अगर मैंने उस दिन फॉर्म भरते समय टिक करा होगा तो होऊंगा, अदरवाइज में नहीं होऊंगा, और इसके अंदर भी मैं 100% होऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सजेशन है, व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम, प्लीज यूज दैट ऑप्शन ऑल्सो। आप उस पर टिक करके आए, भले ही आपको जेएसओ नहीं बनना, आप उस पर टिक करके आए, ठीक है। आप ज्यादा दयावान है कि नहीं मैं किसी और की सीट खराब ना करूं, तो आप इस पेपर को छोड़ दीजिए। आप सभी जगह से एक एक सीट खाली कर देंगे। अगर आपको सच में दुनिया की इतनी फिक्र है, तो वाई पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम? समझ रहे हो? एक भी क्यों खराब कर रहे हो? मैं ऐसे ही सोचता हूँ, जी हाँ, ठीक है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। सबसे पहले आपके घर में खाना जाना चाहिए, आपके घर में तनख्वाह जानी चाहिए, जी साफ बात। और मैंने आपको क्वालिफिकेशन प्रीतेश बता दी जो लिखी थी, अगर वो है तो आप क्वालिफाइड। अब ध्यान से बात को समझें। आपकी कट ऑफ निकल गई, सब कुछ हो गया। अगर आप डब्ल्यू की लिस्ट में हैं और मान लेते हैं डब्ल्यू के पेपर को क्वालीफाई करा है सिर्फ 2000 बच्चों ने, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो देश के टॉप 2000 में है। तो दिस गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। जनरली जो टीयर 1 में डब्ल्यू में होते हैं, वही टीयर 3 4 के बाद 4600 लेके जाते हैं। जो लिस्ट 3 में होते हैं, वो 4600 तक पहुंचना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? क्योंकि वो 170 पे है ना बेटा, आप 135 पे हो तो उससे 35 नंबर पीछे हो। पहले तो 35 उससे ज्यादा लाओगे, फिर उससे आगे निकलोगे। समझ पा रहे होंगे क्या है? तो डबल एओ तक पहुंचना एक तो आपको मौका देता है एक एक्स्ट्रा जॉब का, और मोर इंपॉर्टेंटली आपको मौका देता है टॉप पे आने का, ठीक है। अब मान लेते हैं जी टीयर 2 आ गया आपका सिर पे। टीयर 2 आ गया। टीयर 2 में 4 पेपर होते हैं, ध्यान से सुनना। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 होता है डबल ए वालों के लिए, पेपर 2 होता है जेएसओ के लिए, पेपर 3 मैथ्स का होता है, पेपर 4 इंग्लिश का होता है। जो बच्चे लिस्ट 1 में हैं, जो बच्चे 2 में हैं, जो बच्चे 3 में हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, उन सभी को ये तो दोनों देने ही देने हैं। ये 200 नंबर के पेपर होते हैं। समझ गए आप? अगर आप लिस्ट 1 में थे तो आपको इसके साथ ये 200 नंबर का पेपर और देना है। अगर आप लिस्ट 2 में थे तो आपको ये वाला 200 नंबर का और देना है। अगर आप दोनों लिस्ट में थे, यानी तीनों में ही थे, मान लेते हैं मैंने जेएसओ के लिए अप्लाई करा था, तो आपको चारों पेपर देने हैं। अब मान लेते हैं मेरा जेएसओ का पेपर देने का मन नहीं है, तो मैं इसमें एब्सेंट हो गया, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली मेरा नाम जेएसओ वाली लिस्ट से हट गया। मेरा डब्ल्यू का देने का मन नहीं है, तो मैं उसे भी एब्सेंट हो जाऊं। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मेरे 180 नंबर है और मैं चाहता हूँ एमईए लेना, तो क्या मैं जेएसओ की किताब पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा। मैं अपना समय तो खराब करूंगा, मैथ्स इंग्लिश वो समझूंगा और उसी के अंदर अपने नंबर इंप्रूव करूंगा। तो जब फाइनल कट ऑफ आएगी टीयर 2 की, तो उसमें भी सेम चलेगा। लिस्ट 1 वाले जो होंगे दोस्तों, क्या वो बेटा ऑल अदर्स आर इन लिस्ट 3 दिशु, तो 2 जॉब को छोड़ के सब कुछ लिस्ट 3 के अंदर आता है। लिस्ट 1 वाले का टीयर 1 200 नंबर का क्या होगा, और टीयर 2 क्या है इसका? सोचो जरा, 200 मैथ्स, 200 इंग्लिश और 200 डब्ल्यू का पेपर भी तो होगा ना इसके पास। ये डब्ल्यू है, ये मैथ्स और इंग्लिश है। इसी तरीके टीयर 3 दे क्या होगा, जो कि 100 नंबर का होगा। इसी तरीके लिस्ट 2 वाला जो बालक है, उसने टीयर 1 200 का दिया होगा, जेएसओ का पेपर इधर दिया होगा उसने, मैथ्स 200, इंग्लिश 200 और टीयर 3 100 नंबर। टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको एक एस्से, लेटर, प्रेसी, ये सब चीजें लिखनी होती है, हाथ से लिख के आनी होती है। तो लिस्ट 3 वाले ने 200 ये दिया होगा, 200 मैथ्स, 200 इंग्लिश और 100 जो है अपना दिया होगा टीयर 3। तो लिस्ट 1 की कट ऑफ 900 में से बनेगी, एम आई राइट? लिस्ट 2 की कट ऑफ 900 में से बनेगी, लिस्ट 3 की कट ऑफ 700 में से बनेगी। सोचो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस।
अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है जो कि बच्चे नहीं समझ पाते, वो ये कैच है कि सभी पेपर्स में आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाने होते हैं। यानी अगर आपके जेएसओ के पेपर में 54 नंबर है तो आप लिस्ट 2 से बाहर है। भले ही आपका टोटल इस कट ऑफ से ऊपर, मान लेते हैं कट ऑफ बन गई 630 और आपके नंबर 650 है, तो भी आप लिस्ट 2 में नहीं होंगे, बिकॉज जेएसओ के पेपर में आप 30% से कम नंबर लाएंगे। ये एक अच्छा प्रोविजन ऐड करा गया है। ये नहीं कि जेएसओ में 5 ही नंबर लिया फिर भी जेएसओ बन गया, ये अच्छी चीज है। मिनिमम 30% आपको लाने हैं। सेम गोस फॉर आपका डबल एओ। सेम गोस फॉर डबल एओ। अगर आप डबल एओ में 59 नंबर ले आए तो आप इससे भी बाहर हैं, क्योंकि इसका भी 30% पे क्वालिफाई करना है। अब अगर मैं डबल एओ के पेपर की लिस्ट में था टीयर 1 के बाद, समझ रहे हैं, और या जेएसओ में था, मैं इधर फेल हो जाऊं, मैं जीरो ले आऊं, मैं 1000 नंबर ले आऊं, या मैं एब्सेंट हो जाऊं, उसका लिस्ट 3 से कोई मतलब नहीं है। यानी जेएसओ डब्ल्यू के पेपर में बैठने के बाद मेरे को नो लॉस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आई हैव नो लॉस इन दिस। मैं पेपर में जाकर 2 घंटे सो के आ जाऊं, मेरी एमईए की पोस्ट को कोई खतरा नहीं। मैं पेपर में जाके एक सवाल करके आऊं, मेरे को कोई खतरा नहीं है। इन एनी केस मेरा लिस्ट 3 जो है वो सिर्फ मैथ्स, सिर्फ इंग्लिश के पेपर और टीयर 1 के पेपर, डिस्क्रिप्टिव के पेपर पे डिपेंड करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी यहाँ पर विन विन सिचुएशन ही है। देयर इज नो लॉस व्हाटसोएवर। ठीक है। डबल ए जो है 4800 ग्रेड पे की जॉब है, बाकी जितनी पोस्ट है वो सब 4600 ग्रेड पे की जॉब है। डबल ए की पोस्टिंग पूरे देश में होती है, और इसमें भी जैसे अपना जीएसटी आईटीआई में चलता है, पूरे देश में पोस्टिंग मिल सकती है। लोग डबल ए को क्यों प्रेफर नहीं करते, जबकि ये जो है 4800 ग्रेड पे की जॉब है? कोई बता सकता है व्हाई पीपल प्रेफर एमईए एंड आईटीआई इंस्टेड ऑफ से, या जीएसटी इंस्टेड ऑफ डबल ए? उसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे जो एमईए सीएसएस वगैरह चुनते हैं वो चाहते हैं आगे जाके मान लेते हैं यूपीएससी की तैयारी करना। ठीक है। तो क्या वो दिल्ली लेना चाहेंगे उस वजह से, क्योंकि दिल्ली इज दी हब, दिल्ली इलाहाबाद ये सब इलाके हब माने जाते हैं, है ना। और सेकंडली वो सेटल हो सकते हैं वहां पर। दूसरा, उन्हें पूरे देश में पता है कि मुझे इसी शहर के अंदर जाना है, समझ गए, एक ये रीजन होता है। दूसरा, फील्ड जॉब है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है। तो जो गर्ल्स हैं जनरली वो प्रेफर करती है कि सीएसएस मिल जाए या एमईए मिल जाए, जीएसटी मिल जाए या ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें थोड़ा सा भागम भाग कम होती है। ठीक है जी। थोड़ा सा आप समझ पाए, पर्सपेक्टिव मिला आप लोगों को। आखिरी बात कर लेता हूँ, पोस्टिंग वगैरह कहाँ मिलती है। ठीक है। टीयर 2 जेएसओ का, टीयर 2 का पेपर में जेएसओ का अलग से पेपर होता है। अब अगर आप बात करते हैं इनकी तैयारी की, देखो ध्यान से सुनो, जेएसओ का पेपर बिना पढ़े क्लियर नहीं हो सकता। सुन रहे हो ध्यान से? जेएसओ के पेपर को बिना पढ़े क्लियर नहीं कर सकते। आप सोचे मैं मुंह उठा के चले जाऊं, नहीं होगा। क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो आपको नहीं पता होंगी। उसमें स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है, वेरिएशन वगैरह। याद है 11वीं 12वीं की मैथ्स के आखिरी चैप्टर्स? वेरिएशन क्या है, चाई स्क्वायर्ड वेरिएशन क्या होता है, मीन मीडियन मोड, फोर्थ वेरिएंस, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन डबल एओ का पेपर काफी हद तक इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वाला होता है। यानी अगर मैं डबल एओ का पेपर आज देने बैठ जाऊं तो मैं उसके 30% से ऊपर नंबर ले ही आऊंगा। बिकॉज उसमें यही सब पूछेगा आपसे, डिमांड सप्लाई क्या है, या फिर आपसे पूछेगा बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह क्या है। तो कॉमर्स की है तो आप 100% डब्ल्यू का पेपर में बैठे हैं, आपको फायदा होगा ही होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, अब पोस्टिंग की बात करते हैं। ठीक है जी। जो एमईए है, सीएसएस है, या फिर ऐसी जितनी भी मंत्रालय वाली जॉब्स हैं जैसे डिफेंस है वगैरह है, ये सब अधिकतर आपको दिल्ली में ही मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कि आपको ऑल इंडिया भेजा जाता है, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, प्रिवेंटिव है, कस्टम्स है। इसमें आपको पूरे देश के अंदर कहीं भी भेजा जाता है, सीबीआई वगैरह है। तो ये आपको देखना है आपको इनमें से क्या चाहिए। समझ गए बात को पूरे तरीके? अब रही बात इस पॉइंट में मुझे क्या करना चाहिए, एक बच्चा जिसकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, उसे क्या करना चाहिए, उसे डबल ए और जेएसओ के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचना चाहिए टीयर 1 से पहले। समझ गए? नॉट इवन अ सेकंड। आपको सिर्फ फॉर्म भरते समय टिक करना चाहिए। योर प्राइम टारगेट शुड बी स्कोरिंग अराउंड 180 मार्क्स और 180 प्लस मार्क्स इन टीयर 1। ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर जेएसओ। आप बहुत ही महारथी हैं इकोनॉमिक्स में, लेकिन जब आप उस पेपर के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सबसे पहले 180 प्लस लाएं। 180 प्लस लाने के बाद टीयर 2 के अंदर मैथ्स और इंग्लिश को बेस्ट लेवल पे दें। इसका रीजन ये है कि बेस्ट लेवल पे देते ही आपकी सीएसएस, एमईए एटसेट्रा की नौकरी पक्की हो गई। साथ में सेकेंडरी बेसिस पे डब्ल्यू के लिए पेपर के लिए पढ़ के जाएं या जेएसओ के लिए पढ़ के जाएं। अगर मिली तो मिली, ना मिली तो ना मिली, कोई ऐसा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं। समझ गए आप? और टीयर 3 तो आप जानते हैं कि ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, वो सामने वाले चेकिंग वाले के मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या स्कोर देता है। समझ गए आप सभी लोग? किसी को कोई डाउट है? हाँ, इसके बाद टीयर 3 के बाद क्या होता है, टीयर 3 के बाद भी ऐसे 3 कट ऑफ्स आती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ 900 में से है, इसकी कट ऑफ 900 में से, और इसकी कट ऑफ 700 में से है। जो लिस्ट 3 में होते हैं उसमें भी कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो 4600 वाली होती है, कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो 2400 और 2800 ग्रेड पे की होती है। जो 4600 वाली है इनका सीपीटी होता है, और जो 2400 वाली है इनका डीईएसटी होता है। ये क्या है? डीईएसटी आमतौर पे सादी भाषा में टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है। जिसमें आपकी स्क्रीन पर आपको 15 मिनट दिए जाएंगे और आपको 2000 कीवर्ड्स टाइप करने होंगे। कीवर्ड्स आप समझते हैं, की प्रेसिंग ऑन द कीबोर्ड, लाइक टिक 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 टिक, आप इस तरीके कर रहे हैं। दिस इज अ से, ये एक
ये एक माना जाएगा, समझ गए। की स्ट्रोक्स आपके 2000 होने चाहिए, वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स बहुत अलग चीज होती है, की स्ट्रोक्स अलग चीज होती है, ठीक है। अगर आप सीपीटी की बात करते हो तो सेम टाइपिंग टेस्ट आप इसमें देंगे, समझ गए। इसके बाद एक पेज आपको बनाना होगा किसका, एक्सेल का। एक पेज बनाना होगा आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। ये तीन चीजें हैं। और जो टीयर 4 है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग, यानी अगर मैं टाइप कराया और मेरी गलती 2% हुई, आपने परफेक्ट लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके 0 मार्क्स। समझ गए जी। नहीं, आपको पैसेज दिया जाता है आशीष, वहां पर ये पैसेज होता है, आपको उस पैसेज को नीचे टाइप करना होता है, समझ गए। एक पैसेज पूरा लिखा हुआ आएगा, आपको उसे नीचे टाइप करना होता है। सीपीटी नहीं समझे, डीएसटी समझ गए। डीईएसटी आप समझ गए, टाइपिंग टेस्ट पूरे तरीके समझ गए। जिनका सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है वो सेंटर से उठ के बाहर आ जाएंगे। इमेजिन करो, मैं 2400 ग्रेड पे वाला हूँ, आप 4600 ग्रेड पे वाले हो, मैं और आप मिलके एक साथ टाइपिंग टेस्ट अपने कंप्यूटर पे देंगे। टाइपिंग टेस्ट वाला जो 2400 ग्रेड पे की लिस्ट में है सिर्फ, वो उठ के बाहर आ जाएगा, समझ गए। और जो सीपीटी वाला है वो बैठा रहेगा, उसे लेके बैठो बाबू, अभी और काम बचा है, ठीक है। और इसके बाद एक्सेल की एक शीट बनवाई जाएगी। यूट्यूब गूगल भरा पड़ा है तो ये चिंता मत करना, उसमें क्या होता है, सेम गोस फॉर पीपीटी। एक स्लाइड बनवाई जाएगी और आपको उसे सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल के वो जमा करना होगा, समझ गए। जी हाँ, कुछ परसेंटेज वाइज होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये आप 100% क्लियर कर लेंगे, 100%। 100%। अगर आपको नॉर्मल टाइपिंग आती है, वॉरियर्स नॉर्मल टाइपिंग से क्लियर हो जाता है, समझ गए। शांत दिमाग से निकालेंगे तो ये 100% क्लियर होगा। बट एक बार पैटर्न वगैरह सब देख के घर से जाना होगा। इसके बाद क्या होता है जी, देखो अब ध्यान से सुनना। अब इसके इसके बीच में क्या, इसके साथ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा जी, आपको बुलाया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स देख लिए आपके। अब सोचो, जिस बच्चे ने सीपीटी दिया था वो ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो 4600 में सीएसएस एमईए दुनिया भर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जिसने ये दिया था वो जैसे टैक्स असिस्टेंट वगैरह पोस्ट हो गई उसके लिए एलिजिबल है, समझ गए आप। तो उसमें आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी साथ में ही देना होता है। और उसमें आपको भरना होता है कि मुझे पहले नंबर पे एमईए चाहिए, दूसरे नंबर पे सीएसएस चाहिए, तीसरे पे आईटीआई चाहिए। आपको पूरा फॉर्म वहां भर के जमा करना होता है। फिर आती है फाइनल कट ऑफ। वो कट ऑफ होती है आपकी, फाइनल कट ऑफ जो पोस्ट वाइज कट ऑफ होती है, समझ गए। अभी तक सिर्फ ये था कि आपको 4600 में आप खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। खड़े भी हैं तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सीजीएल 19 की जो 4600 ग्रेड पे की कट ऑफ थी वो 630 के आसपास थी, लेकिन 4600 की जो पोस्ट मिली थी वो 660 70 80 के आसपास थी। सीजीएल 19 तो आपको पता ही है ना, नॉर्मलाइजेशन की वजह से इतना ऊपर गया, रॉ स्कोर नहीं है किसी का 670 80, वो नॉर्मलाइजेशन है, वो बस देखने में लगता है 680, वो स्कोर एक्चुअली कम ही होता है, ठीक है। तो फाइनल पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगी, जिसमें अगर आपके नाम के आगे आईटीआई लिखा है तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए अभी के अभी उसी पल। वहां से आपके जीवन में आप एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है अपनी 60 साल की उम्र तक। उसके बाद एसएससी का नाता आपसे खत्म हो गया। एसएससी आपको नहीं जानता। एसएससी वो जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की लिस्ट है जिसमें आपका नाम होगा, इसका उसका सबका नाम होगा, वो भेजेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पे भेजेंगे चिट्ठी, जिसमें होगा सो एंड सो एग्जाम से आपका सिलेक्शन हो गया है। और उस चिट्ठी के साथ या ईमेल के साथ, आजकल ईमेल आता है, एक फॉर्म होगा। वो फॉर्म होगा जोन प्रेफरेंस फॉर्म, समझ गए। और उसमें लिखा होगा आपको पहले नंबर पे क्या कहेंगे, मुझे दिल्ली चाहिए, दूसरे पे मुझे कानपुर चाहिए, तीसरे पे जयपुर चाहिए, चौथे पे मान लेते हैं बैंगलोर, इस तरीके आप इसे भरेंगे, समझ गए। और उसके बाद आपकी इनकम टैक्स की लिस्ट में भी कई सारे बच्चे होंगे आपसे ऊपर नीचे। अब मान लेते हैं दिल्ली में 4 सीटें हैं और आप इनकम टैक्स की लिस्ट में 8वें नंबर पे है और आपके ऊपर 4 सीटें खत्म होगी तो आपको कानपुर मिल जाएगा, इस तरीके चलता है। कानपुर मिलने का मतलब कानपुर शहर शहर नहीं मिला, यूपी आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद यूपी में आपको कहीं पर भी फेंका जा सकता है, समझ गए क्या कहानी है पूरे तरीके। ऑन दी अदर हैंड इफ यू हैव गॉट सीएसएस, बिकॉज सीएसएस जो है सिर्फ दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो देयर वुड बी नो जोन प्रेफरेंस फॉर्म। आपको सीधा दिल्ली बुलाया जाएगा कि आ जाओ नौकरी पे। फर्क आप समझ गए क्या है। किसी को कोई डाउट, यानी अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, से मुंबई में, कुछ भी बोल देता हूँ, मुंबई बोल दिया, मुंबई बैंगलोर दिल्ली कुछ भी, तो सबसे पहली बात तो आपको 4600 वाली कट ऑफ क्लियर करनी है, 4600 ग्रेड पे वाली। दूसरे नंबर पे आपको वो जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में आपने जीएसटी भरा था उसमें जीएसटी की कट ऑफ से ऊपर नंबर लाने हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग। फिर जितने जीएसटी इंस्पेक्टर्स की लिस्ट पहुंची है, इसमें आपको ऊपर की तरफ आना है, सो दैट जब आपकी रैंक आए 1 2 3 4 5 तब तक मुंबई वाली सीट खाली हो। समझ गए क्या बात है। अब मेडिकल की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, यहां तक पहले बताएं आपको समझ आया। मान लेते हैं जी आपको मिल गया जीएसटी मुंबई। अब जीएसटी मुंबई वाले, मुंबई का मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र से है दोस्तों, ठीक है। मुंबई का मतलब ये नहीं मुंबई मिलेगा, पुणे सतारा कुछ भी मिल सकता है। महाराष्ट्र से मुंबई से आपके पास चिट्ठी आई घर पे कि आपको जीएसटी मुंबई मिल गया है, आप सो एंड सो डेट को हमारे पास आए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, समझे। और उससे पहले आपको कहा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये सब सामान लेके आने हैं, जिसमें एक होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। ये होता है फर्स्ट एंट्री इनटू सर्विस का मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आपके शहर का जो जिला अस्पताल है वहां से जनरली आपको कराना होता है। उसमें सारे टेस्ट एक साथ लिखे होते हैं कि आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस चाहिए तो वो कराना होगा, ऐसे करके सब लिखे होते हैं, सर्टिफिकेट होता है। जब आप वहां जाएंगे तो इस लिस्ट के हिसाब से देखा जाएगा, अच्छा मेडिकल सर्टिफिकेट लाए हो, कलर ब्लाइंडनेस लाए हो, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये वो दुनिया भर की चीज सब लाए हो, ठीक है जी। आपके सब डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी रख ली जाती है, आपको वापसी भेज दिया जाता है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आपको भेज दिया गया। फाइनली आपके नाम की एक लिस्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि आपको मुंबई जोन वालों ने, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, पुणे भेजा है। बस पुणे में आप जाएं, पुणे में हेडक्वार्टर में आप जाएंगे, वो हेडक्वार्टर वाले आपको कहेंगे कि इस ऑफिस में जाके बैठ जाओ, आपकी नौकरी शुरू हो गई। समझ पाए आप सभी लोग? कुछ नहीं पूछते शुभम, नथिंग। अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, कुछ ऐसा नया सीखने को मिला? बिकॉज मुझे नहीं लगता आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, बाकी यू नो बेटर यार, मेरे हिसाब से तो ये सब पता होना चाहिए आपको। अच्छा मिला यार, बहुत बढ़िया। आई थॉट देयर इज नथिंग न्यू। ट्रेनिंग वगैरह सब ज्वाइनिंग के बाद होती है, ठीक है। जैसे आप जीएसटी इंस्पेक्टर बने तो वो आपसे क्या करेंगे, साइकिलिंग करा के देखेंगे और वॉकिंग करा के देखेंगे, ठीक है। साइकिलिंग और वॉकिंग आप आपसे करा के देखेंगे। ऐसा होता है शायद 6-7 किलोमीटर साइकिलिंग, मतलब इजी इजी, मतलब ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके मोहल्ले का हर इंसान निकाल लेगा, इतनी आसान साइकिलिंग होती है, ठीक है। ये मैंने आपके मोटे मोटे डाउट्स ले लिए हैं। कुछ डाउट्स जो नहीं लिए हैं वो ये है कि जैसे कौन सी जॉब कितने ग्रेड पे की है, या फिर किसके लिए कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चाहिए नहीं चाहिए, वो सब चीजें देखिए, उसका कोई अपर लिमिट नहीं है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं फिर से एक सजेशन दूंगा, ये सब जो ड्रीम है इसे साइड करो, सिर्फ जो कर सकते हो वो करो। ये बिकॉज ये सब कुछ तब होगा ना बेटा जब मार्क्स आएंगे, है ना। ये सब सपने तब पूरे होंगे जब मार्क्स आएंगे। अब सोचो कि अगर आपको, मान लेते हैं दिल्ली चाहिए था, आपको मिल गया फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 20,000 चाहिए भाई, फ्लाइट पकड़ के जाओगे। और दिल्ली का दिल्ली मिल गया तो 100 रुपए में आ जाओगे, मेट्रो पकड़ के जाओगे 50 की, मेट्रो पकड़ के आ जाओगे 50 की, 200 मान लो, 500 मान लो, 1000 मान लो। समझ पा रहे हो क्या फर्क है? यानी पैसा बचेगा लाखों रुपया पूरे जीवन में। त्योहार पे घर रहोगे, फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, सैटरडे संडे को सच में यूज कर पाओगे। बीच की रक्षाबंधन भी है तो एक सीएल चिपकाई, चलो कहीं घूमने चलते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब सपने हैं दोस्तों, ये बात को समझिए कि अगर इस बार की कितनी सीटें, कोई अंदाजा? मैं कहता हूँ 7,000 सीटें, ठीक है, मोटा मोटा, नहीं सीएल इज कैजुअल लीव, 7,000 सीटें। क्या ये 7,000 सीटें 4600 ग्रेड पे की हैं? स्पेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अनुराग, नो। मैं कहता हूँ अच्छा फील कराने के लिए 4600 ग्रेड पे की जो है, मान लेते हैं जी 3,000 पोस्ट है, सिर्फ अच्छा फील कराने के लिए कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है इतनी होंगी, ठीक है। क्या ये 3,000 की 3,000 पोस्ट दिल्ली की है? नहीं। मान लेते हैं इसके अंदर 800 पोस्ट ऐसी है जो जीएसटी की है, तो क्या 800 की 800 पोस्ट दिल्ली की? नहीं। तो सबसे पहले तो आपको वो जो 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, उनमें से आपको आना होगा टॉप 7,000 में। फिर 4600 लेने के लिए आपको आना होगा टॉप 3,000 में। फिर 3,000 में मान लेते हैं आपको सीएसएस वगैरह चाहिए तो आपको आना होगा टॉप 1,000 में। अगर आपको जीएसटी चाहिए तो टॉप 1,000 में आने के बाद आपको अपने जोन वाले की लिस्ट में ऊपर आना होगा। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? इस बार 1,073 तो बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली है जीएसटी में, ये लॉजिक है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि अगर आप मान लेते हैं आपकी 6,900 रैंक आ गई तो क्या आपका सिलेक्शन हो गया? नहीं। कैटेगरी पे डिपेंड करता है ना मेरे भाई, ये सारी जनरल की नहीं है। अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से है जहां पर ये सीट बैठी है तो ही तो मिलेगी ना। 7,000 की 7,000 जनरल की नहीं है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। बहुत सारे कैचेस हैं, तो इसका तोड़ क्या है मुझे बताओ? इसका तोड़ ये है कि सिर्फ नंबर ले आओ। नंबर आ गए ना, बढ़िया, बैठ के चाय लेके बैठो, मट्ठी लेके बैठो, आराम से जो है ये सोचो कि मुझे इनमें से कहाँ जाना है। अब सोचो, मैं कहता हूँ आपको सिलेक्शन हो गया, आपको टीए मिल गया, क्या फिर से रीट्राई कर रहे हैं अब आप बैठ के? फिर से टीए मिल गया, इंस्पेक्टर बनना था, 1 साल फिर पढ़ूंगा ना। सोच के देखो भाई, मैं टीए बन गया और मुझे इंस्पेक्टर बनना है, तो फिर से पूरा अटेम्प्ट दोबारा दूंगा, तो क्यों ना पहली बार में कुछ करके ऊपर जाया जाए। समझे? एक बच्चा टीए बना जिसे आगे जाके यूपीएससी देना था, उस बेचारे को क्या करना है, एक तो टीए के जो है दिन के 9 घंटे देने हैं अपने ऑफिस जाके, उसके बाद उसे इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा बिकॉज ही इज नॉट दैट करेजियस, ही कैन नॉट टेक द रिस्क। उसके बाद उसे आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करनी है। एक ऐसा जो चुपचाप इंस्पेक्टर बन गया और उसे एक ही काम करना है। फर्क समझ पाए क्या है जीवन में? अगर दोनों का ही यूपीएससी ना निकला तो भी कोई खतरा नहीं है, बिकॉज इंस्पेक्टर 70-80 हजार रुपये महीना दे रहा है। समझ पा रहे हैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो पुश करें अपने आप को थोड़ा ज्यादा, सोचें, थोड़ा थिंक अबाउट इट वंस, ओके। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस पर्टिकुलर डिस्कशन से कुछ मदद हुई होगी। क्लास काफी ऊपर चली गई है आपकी, 3:30 हो गए हैं, और आई होप ये जो डिस्कशन हुआ है इससे आपको फायदा हुआ होगा। अच्छा, एक दो तरीके के बच्चे होंगे। एक तरीके का बच्चा जो बहुत कॉमन है, वो सिर्फ रोता ही रहेगा, सिर्फ दुख मनाता रहेगा, सरकार ने रिजर्वेशन कर रखा है, सरकार ने सीटें कम कर दी, हर साल वैकेंसी कम हो रही है, ये सरकार ऐसा कर रही है, पहले की सरकार ने ऐसा। अरे यार क्या कर रहे हो? ये नॉनसेंस बातें मत करो, बंद करो इसे। अगर आपको जब पेपर देने आए थे तो क्या 2 लाख सीटें होती थी यहाँ पर? नहीं ना। 10,000 12,000 होती थी, उसकी 8,000 हो गई, 6,000 हो गई। ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख सीटें थी अब 2 ही सीटें बची हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब जब इस पेपर को दे रहे हो तो ढंग के मन से पेपर को दो, मेहनत करो और कट ऑफ को क्लियर करो, ठीक है। अभी तो मैं इसके अंदर ये काउंट करके नहीं दिखा रहा, वो टैक्स असिस्टेंट जो कि इस बार इंस्पेक्टर बने हैं वो भी आपकी सीट खा गए हैं। थिंक अबाउट इट। मैं टीए हूँ, ठीक है, और आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट हैं। मैं टीए से इंस्पेक्टर बना, आप नॉर्मल से इंस्पेक्टर बने, तो चांसेस मेरा बनना आसान है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्किंग, तो मेरे पास वो तजुर्बा है 1 साल के इन पेपर्स का।
तो अभी तो वो लोग हैं जो 3 बार पेपर दे चुके हैं, तीनों बार एक-एक सीट खा चुके हैं, है ना? तो ये सब फैक्टर्स भी है, बट रोना-धोना बंद करें और कोशिश करें सिलेक्शन में। आई होप ये जो पूरा डिस्कशन हुआ, जनरली मैं ऐसे डिस्कशंस को अवॉइड करता हूँ। आई नेवर डिस्कस अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स, बट आई सपोज़ ये मेरी ज़िम्मेदारी है, बिकॉज़ आप मुझसे पढ़ते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है पढ़ाई एसोसिएटेड जो भी है आपको बताना, तो बस मैंने वो कोशिश करी है। आई होप आपको फ़ायदा हुआ होगा, सीखने को मिला होगा। और अ, जी हाँ, होता है, बट टीए टू इंस्पेक्टर टेक्स अराउंड 10 इयर्स आयुष्मान, सो दैट इज़ द कैच। मैंने ऐसे-ऐसे टीए देखे जो 8 साल से टीए हैं, अभी इंस्पेक्टर नहीं बने। तो दैट इज़ द कैच। तो बेटर टू यू नो टेक द एग्ज़ाम एंड क्वालिफाई। इसी तरीके एक छोटा-सा और कैच, मान लेते हैं आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए हैं, टीए आपने लिखा है, तो पकड़ लेता हूँ इस बात को। इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट कितने टाइम में बनते होंगे? एनी गेस? 7 से 20 साल। सर ये क्या लिख दिया आपने? आपके ज़ोन पे डिपेंड करता है। और सुपरिटेंडेंट से एसी कितने टाइम में बनते हैं? अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ज़ोन। 7 से 10 साल के आस-पास कुछ। यानी अगर आप इंस्पेक्टर लगे हैं, तो रिटायरमेंट के आस-पास आप एसी होंगे। और यूपीएससी से एसी कब लगते हैं आप? पहले दिन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। बट एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, इंस्पेक्टर एक ऐसी पोस्ट है, एसी का मतलब असिस्टेंट कमिश्नर। इंस्पेक्टर बन गए ना मेरे भाई, घर वालों का सर इतना ऊपर होगा कि आप समझ नहीं सकते। ये अलग बात है इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट एसी। इफ यू आर एन इंस्पेक्टर, आप यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड निर्वाणा। प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट। आपका जिंदगी में प्रमोशन ना भी हुआ तो आप इंस्पेक्टर हो यार, क्या बात करते हो? इस चीज को समझो, लालच की कोई लिमिट नहीं है। जो आईआरएस बन के बैठा है एसी ना, वो भी अपने मलाल में होगा यार, आई आईपीएस मिल जाता, आईएएस मिल जाता। जो आईएएस बन के बैठा वो भी सोच रहा है यार, असम नागालैंड में बैठूं, दिल्ली मिल जाता, राजस्थान मिल जाता। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो अपर लिमिट। कोई अपर लिमिट है ही नहीं जीवन में। अगर आप इंस्पेक्टर बन गए या फिर आप एएसओ बन गए, ये मार्क माय वर्ड्स, यू विल लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ, फाइनेंशियली आल्सो एंड पर्सनली आल्सो, फैमिली वाइज आल्सो। ठीक है? क्योंकि इन एनी केस आपके आई कार्ड पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाखों लोग लगे हैं बस ये लिखवाने के लिए। आप ऑलरेडी देश की उस 4% जनता में हैं जो कोई नहीं बन सकता। इंस्पेक्टर कितने दिखते हैं आपको आसपास? आपके मोहल्ले में कितने इंस्पेक्टर हैं? यस अनुराग, आई होप आप बात समझ रहे हैं। 1-2 होंगे। और इंस्पेक्टर अधिकतर आपने देखे हैं तो वो देखे होंगे 50-60 साल वाली उम्र के। नॉर्मल इंस्पेक्टर की जो छवि है, क्या वही है जिनके बच्चे 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं क्लासेस में, 50 इयर्स के आसपास? आप कितने साल के लगेंगे? मैक्स टू मैक्स 28, 30, 25, 23, 29। समझ रहे हैं? सोचिए, थिंक अबाउट इट। जो 3 सितारे कंधे पे मिलते हैं ना, उसका कोई तोड़ नहीं। आई होप ये जो डिस्कशन हुआ है, ये आपके फ़ायदे के लिए होगा। क्लास 2.5 घंटे जा चुके हैं, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इन्वॉल्वड हूँ तो इन्वॉल्वड हूँ, मैं घड़ी देख के नहीं पढ़ाता हूँ। बट इसके बदले मुझे जो रिजल्ट है आप दीजिए प्लीज़, ठीक है? रिजल्ट आप दीजिए प्लीज़। चलिए, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें, अच्छे से आप तैयारी करें। आई होप दिस मेड योर डे और इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। येस, आईटीआई, जीएसटी के लिए कुछ हाइट का होता है, आप एक बार चेक करना, आपको नोटिफ़िकेशन में दे रखा होगा, बट बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है स्ट्रेस मान से। एक नॉर्मल हाइट वेट वाला इंसान क्वालीफाई कर जाता है। चलिए, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से तैयारी करें। आई होप दिस हेल्प्स, है ना? ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से कल शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे प्लस की क्लास में।